नमस्कार। दृष्टि आईएएस की ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख एक्सप्लेन्ड हाउ पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड इन इंडिया पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा है। सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं पर इस आर्टिकल में विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, उसकी अहम विशेषता तथा वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता के बारे में बात की गई है और आखिर में उसकी कुछ सीमाओं पर नज़र डालते हुए उसमें सुधार के कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बरकरार रखने की अनिवार्य शर्त है। इसी संदर्भ में भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से जुड़े कुछ प्रावधान किए गए। इनमें से एक अनुच्छेद 327 संसद को यह अधिकार देता है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में जरूरी प्रावधान बना सके। इसी अधिकार का प्रयोग कर संसद ने 1950 और 1951 में लगातार 2 प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम भारत में चुनाव से जुड़े सभी पहलुओं को समेटने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया है। विधायिकाओं में सीटों का वितरण, चुनावी क्षेत्रों का निर्धारण, चुनाव अधिकारी एवं मतदाता सूची आदि की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है, जबकि बाकी को बाद में अपनाए जाने वाले उपाय मानकर इसमें शामिल नहीं किया गया। आगे चलकर संसद ने चुनावों का संचालन व उसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य विधायिकाओं के लिए योग्यता, अयोग्यता तथा आचरण संबंधी प्रावधान, चुनावी अपराध, राजनीतिक दल का पंजीकरण और चुनाव संबंधी विवाद आदि से जुड़े प्रावधानों के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित किया। अलग अलग बने होने की वजह से ही दोनों अधिनियमों की विशेषताएं भी अलग अलग हैं। अब एक नज़र जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताओं पर डाल लेते हैं। सबसे पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की मुख्य विशेषताओं को जान लेते हैं। इस अधिनियम की अहम विशेषता है कि यह लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों में सीटों का निर्धारण कर इनके क्षेत्रों का परिसीमन करता है। असल में संविधान के अनुच्छेद 81 और 170 क्रमशः संसद और राज्यों की विधानसभाओं की केवल अधिकतम सीटों की संख्या का निर्धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 171 भी किसी राज्य की विधान परिषद के केवल अधिकतम या न्यूनतम सीटों की संख्या का निर्धारण करता है। संविधान ने इस बात का फैसला संसद पर छोड़ दिया है कि केंद्र व राज्य विधायिका में सीटों की उचित संख्या क्या हो, जिससे विधायिका में बराबर प्रतिनिधित्व की अवधारणा बनी रहे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यह भी प्रावधान करता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाताओं की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। साथ ही यह अधिनियम चुनाव आयोग के प्रत्येक स्तर जैसे क्षेत्रीय और स्थानीय आदि के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की भी व्यवस्था करता है। यह अधिनियम इस बात का भी प्रावधान करता है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के चुने जाने की प्रक्रिया क्या हो। इसके लिए अधिनियम में एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ही जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचक मंडल बनाए गए हैं, जो उस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों से ही बने हैं। हालांकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से कम होने की वजह से उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इन बातों के अलावा अभी ऐसी कई बातें बची थीं जिनका जिक्र इस अधिनियम में नहीं किया गया। इन्हीं बचे हुए बिंदुओं पर उपाय करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को संसद द्वारा पारित किया गया। इसकी अहम विशेषता है कि यह अधिनियम संसद और राज्य विधायिकाओं के लिए योग्यता, अयोग्यता, आचरण, चुनावी विवाद व चुनावी आचरण, चुनावों का संचालन, राजनीतिक दलों को मान्यता देने की प्रक्रिया व शक्ति, आम चुनावों की अधिसूचना, सदस्यों की अयोग्यता की जांच के संबंध में निर्वाचन आयोग की शक्ति और चुनावी प्रक्रिया
व मतगणना आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा करता है। इस अधिनियम के तहत किसी एक उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा लोकसभा चुनाव के मामले में बड़े राज्यों के लिए अधिकतम 70 लाख रुपए, जबकि उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 54 लाख रुपए निर्धारित हैं। वहीं राज्य विधानसभा चुनाव के मामले में बड़े राज्यों के लिए अधिकतम 28 लाख रुपए और उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों के लिए 20 लाख रुपए निर्धारित है। इसके अलावा यह अधिनियम संविधान के तहत निर्धारित अयोग्यता के साथ साथ कुछ अन्य अयोग्यताएं भी तय करता है। यदि संविधान द्वारा निर्धारित अयोग्यता की बात करें तो अगर ऐसा व्यक्ति विकृत दिमाग का है, यानी उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वह घोषित दिवालिया है, वह भारत का नागरिक नहीं है या विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त किया है, साथ ही वह लाभ का पद धारण करता या करती है, तब उसे इन आधारों पर अयोग्य माना जाएगा। वहीं अधिनियम के जरिए जो अयोग्यताएं तय की गई हैं उनमें शामिल है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति चुनावी अपराध या भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है, किसी भी अपराध के लिए उसे 2 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सज़ा हुई है, तब उसे अयोग्य करार दिया जाएगा। साथ ही अगर उस पर धर्म, नस्ल, जाति या भाषा आदि आधारित अलग अलग समुदायों या समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगा है, दिए गए समय के भीतर वह अपने चुनावी खर्च का लेखा जोखा दर्ज करने में विफल रहा है, तो उसे इन आधारों पर अयोग्य माना जाएगा। इसके अलावा यदि वह सरकारी अनुबंधों, कार्यों या सेवाओं में रुचि रखता है, भ्रष्टाचार या अविश्वास के लिए राज्य की सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया जाता है तथा यदि सती प्रथा और अस्पृश्यता जैसे सामाजिक अपराधों को करने या प्रचार करने के लिए दंडित किया जाता है, तब भी उसे अयोग्य करार दिया जाएगा। इसके अलावा यह अधिनियम निर्वाचन के बाद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मामले की जांच करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को देता है। निर्वाचन आयोग इस अयोग्यता के संबंध में सलाहकारी भूमिका निभाता है। इस अधिनियम के अनुसार अगर राजनीतिक दलों को मान्यता देने की बात करें तो यह इस संबंध में शक्ति चुनाव आयोग को देता है। इसके अलावा चुनाव आयोग अलग अलग आधारों का प्रयोग कर प्रत्येक दल को पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल, राज्य स्तरीय दल और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए आयोग पिछले चुनाव में इन दलों द्वारा किए गए प्रदर्शन को आधार बनाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ आधार तय किए गए हैं। इनकी बात की जाए तो यदि दल लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और किसी एक या अधिक राज्यों से लोकसभा में कम से कम 4 सीट प्राप्त करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल माना जाएगा। दूसरा, अगर दल लोकसभा में 2% स्थान जीतता है तथा उस दल के सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं, तो भी उसे राष्ट्रीय दल माना जाएगा। तीसरा, यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो भी वह राष्ट्रीय दल के तौर पर जाना जाएगा। वहीं राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अलग आधार हैं। पहला, यदि किसी दल ने लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर जीत दर्ज की हो, तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल सकेगा। दूसरा, यदि किसी राजनीतिक दल ने राज्य विधानसभा के लिए चुनावों में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें इनमें जो भी अधिक हो उसे प्राप्त कर ले, तो भी वह राज्य स्तरीय दल समझा जाएगा। तीसरा, राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में दल ने कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त किए हों तथा इसके अलावा उसने 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो, तब भी वह राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त कर सकेगा। चौथा, राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए आम चुनावों में किसी दल ने कुल वैध मतों के 8% मत प्राप्त किए हों, ऐसी स्थिति में भी उसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाएगी। चुनाव विवाद के संबंधित प्रावधान की बात करें तो इस अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, जबकि केंद्र और राज्य विधायिकाओं से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई हाई कोर्ट से नीचे किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। हालांकि इस विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार है।
चुनाव विवाद के संबंधित किसी प्रकार की याचिका दाखिल करने का अधिकार सिर्फ उम्मीदवार के पास है। अन्य कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकता। इस अधिनियम की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संसद समय समय पर इसमें संशोधन करती रहती है। अब जानते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की वर्तमान प्रासंगिकताओं के बारे में। इसकी पहली प्रासंगिकता है कि इसने बूथ कैप्चरिंग व रिश्वतखोरी जैसी भ्रष्ट प्रथाओं पर रोक लगाकर स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली बनाए रखी है। इससे राजनीति में उदारीकरण, समावेशीकरण और लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा मिलता है। दूसरी, इसने भारतीय राजनीति में अपराध की भूमिका को खत्म करने में अहम योगदान दिया है। दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारत में कानून के शासन के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक, राजनेताओं, पुलिस और आपराधिक गठजोड़ को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही यह भारतीय राजनीति को अपराधीकरण से बचाए रखने में भी अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि यह आपराधिक छवि बनाने वाले व्यक्तियों की राजनीति में प्रवेश पर रोक लगाता है। तीसरा, यह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान कर गणतांत्रिक लोकतंत्र को प्रभावित करता है। साथ ही यह उम्मीदवारों को चुनने में सभी वर्गों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित कर चुनावी प्रक्रिया को समावेशी और भागीदारी पूर्ण बनाता है। चौथा, इसने परिसीमन के प्रावधान के माध्यम से समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बरकरार रखा है। इससे समतामूलक लोकतंत्र को मजबूती मिली है। दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग समान संख्या में मतदाताओं को नियत कर चुनाव की प्रक्रिया में समानता सुनिश्चित करता है। पांचवां, इसने संसद में प्रत्येक राज्य को उचित और समान प्रतिनिधित्व देकर संघवाद के सिद्धांत को गतिशील बनाया है। इससे देश की संघीय राजनीति मजबूत हुई है। यह सार्वजनिक धन के समुचित उपयोग को बढ़ावा देकर तथा व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाकर उम्मीदवार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। दरअसल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एक व्यय निगरानी तंत्र की व्यवस्था करता है, जो चुनाव में पार्टियों और उम्मीदवारों के धन के व्यय पर नजर रखता है। सातवां, यह चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करता है, जो फंडिंग के स्रोत को ट्रैक करता है। इससे स्वच्छ राजनीतिक फंडिंग को बढ़ावा मिलता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यह प्रावधान करता है कि केवल वे राजनीतिक दल जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं, चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र हैं। इसी प्रकार यह गैर राजनीतिक मकसद वाली पार्टियों को हतोत्साहित कर चुनावी प्रक्रिया में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। और आखिर में बदलते समय के साथ अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में NOTA नोटा और VVPAT यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल आदि प्रावधानों को शामिल किया गया है। इससे चुनाव को और अधिक लोकतांत्रिक एवं भागीदारीपूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर फिर भी वर्तमान संदर्भ में कई प्रावधान होने के बावजूद इस अधिनियम की कुछ सीमाएं देखी गई हैं। आइए जानते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की सीमाओं के बारे में। पहली सीमा यह है कि चुनाव आयोग के पास अपना अलग कर्मचारी नहीं है। इससे निष्पक्ष, कुशल और पारदर्शी चुनाव प्रणाली प्रभावित होती है। दरअसल जब भी आम चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग को केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे एक ओर चुनाव की निष्पक्षता संदेह के दायरे में आ जाती है, तो दूसरी ओर प्रशासनिक कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन और चुनाव प्रशासन की दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। दूसरी सीमा यह है कि वर्तमान में चुनावी प्रचार बहुत महंगा होता जा रहा है। इसने जन सामान्य के लिए सरकार में भागीदारी करना लगभग असंभव बना दिया है। ऐसे में स्वाभाविक है कि जनसाधारण वर्ग की भागीदारी के बिना जनसाधारण वर्ग का समुचित कल्याण संभव नहीं। साथ ही अधिक खर्चीली चुनावी व्यवस्था नए वर्ग को राजनीति में भागीदारी से अलग करती है। इससे सरकार में परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तीसरी, उम्मीदवार अपनी संपत्ति, देनदारी, आय, शैक्षणिक योग्यता तथा आपराधिक कार्यों आदि की या तो गलत और अधूरी जानकारी देते हैं या फिर जानकारी ही नहीं देते। इससे लोकतांत्रिक मूल्य प्रभावित होता है। हालांकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संपत्ति और देनदारियों आदि के खुलासा संबंधी प्रावधान शामिल हैं। चौथी, तमाम प्रयासों के बाद भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग जारी है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ऑफिशियल मशीनरी के दुरुपयोग से संबंधित मामलों पर स्पष्ट प्रावधानों और दिशा निर्देशों का अभाव है। इससे चुनाव के समय सत्तारूढ़ पार्टी को अनुचित लाभ होता है।
यह उस खास पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में संभावनाओं को मजबूत करता है और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को भी बढ़ाता है। पांचवी सीमा यह है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी होने के बावजूद भी अभी तक वित्तीय मामलों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है। इससे केंद्र सरकार से संबंधित राजनीतिक दल अपने पक्ष में कई कार्यों जैसे अपने समर्थक अधिकारियों की नियुक्ति, अपने अनुसार रैली का स्थान व समय अलॉट करना आदि के प्रबंधन का प्रयास करता है। छठी, कुछ राजनीतिक दल और मीडिया चैनल मिलकर आपसी साठगांठ कर लेते हैं और फिर एग्जिट पोल और जन सर्वेक्षण का प्रयोग कर जन समुदाय को प्रभावित करने और उसके खुद के मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। इससे चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित होती है। आखिर में सरकारी धन की कीमत पर सत्ताधारी पार्टी की उपलब्धियों को उजागर करने वाले विज्ञापन जारी करना, मंत्रियों की विवेकाधीन निधियों से जनता में पैसे बांटना तथा प्रचार के लिए सरकारी वाहनों और अन्य सुविधाओं का उपयोग करना आदि भी इसकी सीमाएं हैं। हालांकि प्रशासनिक सक्रियता, जन जागरूकता और कुछ प्रावधानों के माध्यम से इसे सीमित किया जा सकता है। तो आइए आखिर में बात करते हैं क्या हो आगे की राह। पहला, जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर एग्जिट पोल के परिणामों का संचालन और प्रकाशन प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक वैसे ही एक और संशोधन के माध्यम से जनमत सर्वेक्षणों पर भी प्रतिबंध का प्रावधान करना चाहिए। इससे कई हेर फेर वाले जनमत सर्वेक्षण से मतदान पैटर्न प्रभावित नहीं होगा। दूसरा, चुनाव आयोग के खर्च को भारत की संचित निधि पर भारित कर तथा न्यायपालिका की तरह खुद के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था देकर उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। इससे राजनीति के नौकरशाहीकरण की प्रथा पर रोक लगाई जा सकेगी। तीसरा, झूठी राजनीतिक घोषणाओं को अपराध के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर दंड के रूप में आर्थिक जुर्माना, जेल एवं चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध आदि को शामिल किया जाना चाहिए। चौथा, दूर के गांवों में रहने वाले निरक्षर मतदाता सूचियों के प्रकाशन पर नज़र नहीं रख पाते, इसलिए संसद को मतदाता सूची से वैध मतदाताओं को हटाने की समस्या दूर करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए जिससे जन भागीदारी प्रभावित न हो। पांचवा, कुछ जानकारों एवं समितियों ने चुनावों में पैसे की भूमिका को कम करने के लिए चुनाव पर सरकारी फंडिंग की सिफारिश की है, जिसे अमल में लाने पर विचार किया जाना चाहिए। आखिर में सार यह है कि आम चुनाव किसी लोकतंत्र के लिए महापर्व से कम नहीं है और चुनाव आयोग इस महापर्व का आयोजक है। इसीलिए चुनाव आयोग को आम चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और एक सम्मानित व विश्वसनीय संस्थान के रूप में अपनी अखंडता को बनाए रखने के लिए अधिक विवेकपूर्ण और सक्रिय बनना चाहिए। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, क्या वर्तमान में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रासंगिकता खतरे में है? यदि हाँ, तो इन कारणों को उल्लेखित कीजिए। यह भी बताइए कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में कौन से प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए जिससे उसकी प्रासंगिकता बनी रहे।